I performed on stage when I was 8 years old, and my father is also my acting teacher and an acting teacher by profession as well. दिल्ली में थिएटर किया करते थे, और आज के टाइम में जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और जाकिर खान द एक्टर, विजय राज, मनोज बाजपेयी साहब, ये सारे जो आज बड़े नाम हैं, ये सारे उन दिनों जब दिल्ली में थिएटर किया करते थे, तब मेरे पिताजी उन्हीं के ग्रुप के, आप समझ लीजिए कि हुआ करते थे। कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट बहुत मेहनत से, बहुत दिल से बनाई जाती है। सब लोग उस आर्टिस्ट को, उस आर्ट को रिस्पेक्ट दें, जज कम से कम करें, अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा देखें, और सबको प्यार करें बस। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर Yes. FM 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे भाविश खान, और आज मेरे साथ मौजूद हैं गौरव अमलानी। इनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गौरव, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही द सीक्रेट्स ऑफ द शैलेदार देखी है, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी, तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा आपका काम है। तो हमने सोचा कि चलो, मतलब क्या ही अच्छा हो कि हमारी आपसे भी बात हो जाए, क्योंकि राजीव के साथ अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू किया जिसमें उनसे जाना, Right. तो ये भी बड़ा अच्छा हो गया कि आपसे आज बात हो रही है। आप बताएं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासतौर पे राजीव के साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही फुलफिलिंग था, बहुत रिवॉर्डिंग था। एंड राजीव भाई इज समवन, like we all love him, we have all seen him, for so many years. So I had this very strong feeling कि मुझे ना इनके साथ स्टार्टिंग से ही वो अपने कैरेक्टर वाली केमिस्ट्री में ही घुलना मिलना है। I don't want to get into that formal, like formalities, या तो मैंने वो सोचकर पहले ही मीटिंग से I wanted to break the ice and not have that, like that status difference or anything. तो मैं उनसे छोटे भाई की तरह ही मिला, and I think we hit off really well, यार, and he's so adventurous. Like there's so much about him that people don't know. I think that is one thing that he's very private about his life. So I got to work with him so closely, live with him so closely, travel with him, have great experiences. So I think there's a lot, like एक पूरा इंटरव्यू सिर्फ राजीव भाई के साथ केमिस्ट्री पर हो सकता है, but to sum it up, I would say that the actual on-screen chemistry that you can see, वो actually समझ लो कि off-screen भी थी, इसीलिए वो translate हो पाई, and I'm just very glad to have him like a brother in my real life as well, outside camera as well. So बहुत ही interesting लगा, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर लोगों का जो फीडबैक था वो यही था कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, और वो एक तरह से जो राजीव का जो किरदार है उसके साथ अगर आप ना हो तो वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। Right, I think we are both like two sides of the same coin. वो ऐसे ही contrasting characters रखे गए साथ में, कि एक जो बहुत ही young, full of energy, full of questions, जो एक मेरा कैरेक्टर एक तरीके से ऑडियंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, बिकॉज जो सवाल, जो चीजें, जो डाउट्स ऑडियंस के मन में आए, उससे पहले मेरा किरदार जो है वो आप लोगों के लिए जवाब मैं खुद पूछ रहा था उनसे, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, और उनका कैरेक्टर एक लेयर्ड कैरेक्टर जो सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, अपनी जिंदगी के, अपने पास्ट के, अपने फ्यूचर के, अपने मकसद के, और एक वो जो स्लाइट मैच्योर एनर्जी वाला कैरेक्टर और एकदम यंग एनर्जी वाला कैरेक्टर. सो आई थिंक दैट combination played really well for the both of us, and I think more than, see, the characters that are written on paper, that is one thing, but मुझे लगता है कि वहां डायरेक्टर उस प्रोसेस और उन लोगों का जो उस पूरे लिखे हुए किरदारों में जान डालते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो होता है, एक्टर्स को तो मैं फिर भी बोलूंगा लास्ट में आते हैं, पहले बहुत सारी खूबसूरत चीजें होती हैं, especially the director and the whole screenplay, how it plays out on the screen. So I think we were really blessed enough to get a good setup, and then by God's grace we both hit off really well, and वो चीजें तब्दील हो गई स्क्रीन पर और लोगों तक वो चीज पहुंची. I think that is one of the most validating feeling for me as an actor for this show especially, because अगर आप देखें तो आदित्य के किरदार का अस्तित्व ही उसके भाई से,
like just to make his life easier, or how to help him, how to be with him, how to like there's so much love between the two characters. तो I think हाँ, वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं बोलने से अच्छा है वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, द सीक्रेट्स ऑफ शैलेदार के बारे में मजीद मैं बात करूंगी, बहुत सारी चीजें जो कि नोटिस भी की मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम जरा आ जाते हैं आपकी जर्नी की तरफ कि आपका ये करियर कैसे शुरू हुआ, कब से आप इस फील्ड में हैं, आपने कैसे सोचा कि आपने एक्टिंग करनी है? ये सफर शुरू हुआ था जब मैं 8 साल का था, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने मंच पर कदम रखा था। आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज व्हेन आई वाज 8 years old एंड वो भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। सो मेरे फादर साहब जो हैं, माय फादर इज आल्सो माय एक्टिंग टीचर एंड एन एक्टिंग टीचर बाय प्रोफेशन एज वेल। तो वो आज से 30-35 साल पहले की मैं बात करूं तो वो दिल्ली में थिएटर किया करते थे, और आज के टाइम में जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और जाकिर खान द एक्टर, विजय राज, मनोज बाजपेयी साहब, ये सारे जो आज बड़े नाम हैं, ये सारे उन दिनों जब दिल्ली में थिएटर किया करते थे तब मेरे पिताजी उन्हीं के ग्रुप के आप समझ लीजिए कि हुआ करते थे। तो वहां से उनकी जर्नी की कहानी बहुत अलग है। और मैं छोटा था तो मुझे अब क्योंकि अपने पापा का बेटा हूं तो मुझ में इंटरेस्ट कुछ वैसे भी था। मुझे खेलने कूदने से ज्यादा इंटरेस्ट जो है मूवीज में और लोगों की नकल उतारने में या अलग अलग कैरेक्टर्स बन के मस्ती करने में, मुझे वो सब आता था। और मुझे लगता है कि मेरे फादर साहब ने वो देखा कि आई हैव दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस परफॉर्मिंग आर्ट, और ऐसे में उनके साथ उनकी थिएटर रिहर्सल्स पे जाया करता था, जहां पर ये एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब खुद डायरेक्ट कर रहे थे, और उसी में मुख्य किरदार निभा रहे थे, जिसका नाटक का नाम था कथा एक कंस की। तो उस पर एक नाटक था और उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी 2-3 सीन्स के लिए, तो मैं रिहर्सल देखने जाया करता था। तो उन्होंने वहां से मुझे बोला कि चलो इससे करवा लेते हैं, और वो जो एहसास था पहली बार एक मंच पर होने का और वो करने का, जो मुझे करने में बड़ा मजा आता है एक्टिंग, मतलब मुझे 8 साल के बच्चे को तो लगा कि ये मस्ती हो रही है जो भी करना था, और उसके लिए इतना प्यार, इतनी अटेंशन मिली। आई थिंक वो कहीं ना कहीं जहन में रह गया, और फिर धीरे धीरे तभी से मेरे फादर ने मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी थी, जो कई सालों बाद लोग एक्टिंग स्कूल्स में जाकर सीखते हैं चीजें, जैसे ऑब्जर्वेशन या हाउ टू ऑब्जर्व अ कैरेक्टर, हाउ टू ऑब्जर्व पीपल, हाउ टू बी अ कैरेक्टर। आई थिंक वो सीड मेरे जहन में मेरे पिताजी ने बहुत यंग एज में डाल दिया था, एंड दैट हैज बिकम माय सेकंड नेचर नाउ। तो कुछ चीजें जिनमें शायद लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अब इतने सालों से मेरे लिए वो एक सेकंड नेचर बन गई है, तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मेरे लिए एक्टिंग इज लाइक genuinely it's like living, it's my second nature। सही। तो आपने पहली दफा वहां पे स्टेज परफॉर्मेंस दी, उसके बाद भी फिर आप थिएटर आपने कंटिन्यू रखा, आप करते रहे थिएटर? थिएटर मेरा आज तक कंटिन्यू है, मैं आज तक थिएटर कर रहा हूँ, और आई थिंक दैट इज वेयर आई जेन्युइनली फील आई बिलोंग, दैट इज वेयर जहां से मैंने अपनी क्राफ्ट को तराशा है, मतलब अगर आप कहें तो, क्योंकि वो मंच जो आपको सिखाता है, जो पेशेंस, जो क्राफ्ट पर होल्ड आपको सिखाता है स्टेज, आई थिंक उसी की बदौलत या उसी का नतीजा है, मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर आपको वो चीजें जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही एफर्टलेस लगती हैं, आई थिंक वो सालों की जो स्टेज की मेहनत है, जो घिसाई की है जिसे हम कहते हैं, तो आई थिंक वो मैं आज तक भी थिएटर करता हूँ। और पीयूष मिश्रा साहब का नाम आपने सुना होगा, हमारे बहुत बड़े एक्टर और सिंगर हैं, उनके साथ मैंने थिएटर किया है। ईला अरुण जी, अगेन ब्रिलियंट एक्टर सिंगर, उनके साथ मैं पिछले कुछ 6 साल से बॉम्बे में थिएटर कर रहा हूँ, और हम लोग काफी रेगुलरली शोज और प्लेस करते रहते हैं। तो आई थिंक थिएटर मेरा जो शुरू हुआ था वो आज तक रुका नहीं है।
ग्रेट। और जैसे आपने जो इन लोगों के नाम लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बाकी सारे लोग, तो ये इनकी जो एक्टिंग में, वही आपने जैसे कहा ना कि लग रहा होता है कि बड़े कंफर्टेबल हैं स्क्रीन के ऊपर, और लग नहीं रहा होता है कि कोई मतलब एक्टिंग में कोई एफर्ट लग रही है, एफर्टलेस एक्टिंग। तो वो उसके पीछे डेफिनेटली थिएटर मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। थिएटर के जो अदाकार होते हैं, जैसे आपका जो परफॉर्मेंस थी जो मैंने अभी देखी है इसमें, तो उसमें भी वाकई ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ी, बट नेचुरल है सब कुछ। तो उसके लिए मैं वही कहूंगा, वो एक आई थिंक ब्रूसली या जैकी चैन साहब, मैं भूल रहा हूँ किसी एक का, तो वो कोट था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द 10,000 मूव्स दैट यू हैव लर्नड, आई एम अफ्रेड ऑफ that one move that you have practiced for 10,000 times. I think वो चीज यहाँ काम आती है for actors, क्योंकि देखिए कोई भी कैरेक्टर हो, वो किरदार आपकी बॉडी एक्ट्स लाइक अ वेसल, एज एन एक्टर हम अपनी बॉडी के थ्रू ही वो कोई भी किरदार हो उसे प्ले करते हैं, राइट? तो हाउ well do you understand this vessel, this instrument called body and these emotions, वो बहुत मायने रखता है। और थिएटर करते हो जब आप, या इनफैक्ट जब आप उस एप्टीट्यूड से फिल्में भी देखते हैं, तो आप कितने कैरेक्टर्स को जब देखते हैं ऑन स्क्रीन या खुद निभाते हैं, चाहे ऑन स्क्रीन या मंच पर, तो आपकी फिनेस टू अंडरस्टैंड इमोशंस, नुआंसेस, डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो बहुत रिफाइंड हो जाती है, तो जब आपका इंस्ट्रूमेंट उतना स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर आपको चाहे कोई भी कैरेक्टर प्ले करना हो, आपको पता है कि उसमें कौन कौन सी बारीकियां आपको पकड़नी है, तो वो आई थिंक अभ्यास की बात है। इट्स अबाउट प्रैक्टिस। अभ्यास इतने सालों का है और अभी और करते रहना है, प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, मैथ्स, स्कूल में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बोलते थे कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी चाहे कोई भी हो, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल एंड हाउ लॉन्ग यू कीप प्रैक्टिसिंग, एंड देन your performance and your process starts becoming more intense, but your performance becomes more effortless, जो कि आपने अभी बोला. So I would take that as a compliment, and that is what actors really want, कि लोगों को देख के लगे ही ना कि उन्होंने कुछ किया भी है, लेकिन वो ना करने के लिए पीछे कितना एफर्ट है, वो एक अपने आप में अलग क्राफ्ट है. अच्छा गौरव, आपको नहीं लगता कि कुछ इतिहास से, हिस्ट्री से आपका बड़ा कोई गहरा कनेक्शन है? क्योंकि जैसे आपने जो बचपन का बताया, वो भी एक हिस्टोरिकल प्ले था, देन टीवी प्ले भी, और अब ये जो शैलेदार्स है, तो तीनों में हिस्ट्री का बड़ा मेजर एक रोल रहा है आपकी लाइफ. अब आपने कहा है, और कुछ समय से मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि कुछ तो है इत्तेफाक पहले का. बट पता है, मैं यूनिवर्स में बहुत बिलीव करता हूँ, और वाकई मुझे इस बात पर विश्वास है कि जो आप जिंदगी में वाकई चाहते हैं, आपको वो जरूर मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही ना, मैं हर टाइप के रोल्स करना चाहता हूँ, लेकिन एक अंदर से मन हमेशा ऐसा रहा है कि कुछ ऐसी चीज जो हर एज ग्रुप के लोग देख सकें, जो मीनिंगफुल हो, जिसे देखकर थोड़ा वैल्यू एडिशन हो सके लोगों का. बिकॉज एंटरटेनमेंट, आई बिलीव, ऑल्सो हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं ज्यादा बोझ नहीं डालता रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा है कि मुझे ऐसे रोल्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिले, जिन प्रोजेक्ट्स को लोग देखकर ना बहुत अच्छा फील करें, या उन्हें कुछ वैल्यू एडिशन हो, कुछ सीख पाए. क्योंकि मैं खुद भी उस तरीके के शोज या चीजें देखना पसंद करता हूँ. तो मुझे लगता है कि जो आप वाकई दिल से चाहते हो, वैसी ही चीजें आपके पास यूनिवर्स भेजने लगता है. तो अभी तक मुझे लग रहा है ऐसा ही हो रहा है कि इनफैक्ट स्टेज पर भी मेरे जितने भी रोल्स रहे हैं, काफी हद तक वो बहुत ही, मतलब हेनरिक इब्सन के हम लोग शोज करते हैं. इज अ नॉर्वेजियन राइटर, नॉर्वेजियन प्ले राइट. तो उनके प्लेस भी बहुत ही सोशल इश्यूज या बहुत मीनिंगफुल होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग अच्छी दिशा में चलता है, कुछ करने वाले, देखने वाले कुछ अच्छा सीख पाते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं. वो जो एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है ना ऑडियंस और परफॉर्मर का, वो मुझे बड़ा पसंद है. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि अब तक मुझे सारे ही रोल्स ऐसे मिले हैं जहाँ कुछ ना कुछ इत्तेफाक रहा है, हिस्ट्री से या किसी इंटरेस्टिंग चीज से.
बट बाकी कलर्स भी मैं जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा, बिकॉज एज एन एक्टर आपके लिए सारे स्पेक्ट्रम खुले होने चाहिए और बिल्कुल खुले हैं. बट हाँ, अब तक जो रहा है उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड यस अ लिटिल सरप्राइज्ड एज वेल. कितने दिन लगे थे शूट पे, और लोकेशंस जो थी वो कौन सी थी? जो लोकेशंस दिखाई है उसमें, खासतौर पे वो जो आप आखिरी बिल्कुल जो एक फेज है उसमें जब आप जहाँ पे जाते हो, तो वो कौन सी जगह है? काफी अच्छी है. लोकेशन वाइज आई टेल यू, हमारा शो ना, मतलब वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस शो, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन इज अ रियल लोकेशन. ऑफ ओके. कोर्स कुछ चीजें, कुछ इंटीरियर्स केव्स हम लोगों और ने सेट सेट हाँ, वो हमने सेट क्रिएट किया था. थैंक्स टू अ ब्यूटीफुल आर्ट टीम. हमारी आर्ट टीम ने इतना जबरदस्त काम किया है कि ऑडियंस बता नहीं सकती कि कहाँ रियल लोकेशन से आप सेट में घुसे हो. बिल्कुल एग्जैक्टली. वो इट इज वेरी सीमलेस. सो हैट्स ऑफ टू द ग्रेट आर्ट टीम, द ग्रेट प्रोडक्शन टीम. एंड लोकेशंस पे आऊं तो अब देखिए, इतने बड़े लेवल का शो है और ट्रेजर हंट है. अब ट्रेजर की हंट घर में बैठ के तो हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है. आपको फोर्ट्स, रियल लोकेशन यहाँ पे जाना होगा. तो हम लोगों ने बहुत सी रियल लोकेशंस में शूट किया. मोस्टली महाराष्ट्र में ही थे हम लोग. पुणे, बारामती, मुंबई, बादामी हम जरूर गए. कर्नाटका साउथ में हम लोग, बादामी नाम की एक जगह है जहाँ की वो बादामी केव्स और बादामी फोर्ट. मतलब इंडिया इज सो रिच, यू नो, व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, कल्चर, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स. इट इज सो रिच कि चोर बाजार, हमने एक्चुअल मुंबई के चोर बाजार वाली लोकेशन पे, जो एक्चुअल चोर बाजार है, वो एक्चुअल चोर बाजार में शूट किया हमने, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग जगह है शूट करने के लिए, यू नो. पहाड़ों से लेकर एक्चुअल फोर्ट से लेकर, यू नो, बहुत सारी वेरिड लोकेशंस थी जहां हमने शूट किया. तो यस, और इनफैक्ट हम लोगों ने on paper we only shot for 45 days, but that shooting span went from October till April. तो हम लोग ट्रैवल बहुत करते थे, थोड़ा थोड़ा शूट करते थे. तो ऑलमोस्ट 5-6 months, ओवर अ स्प्रेड ऑफ 5-6 months हमने शूट किया. और लेकिन डेज वो टोटल 45 days. तो अब उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जो व्यूअर्स ध्यान नहीं देते या उनका उस पर ध्यान ही नहीं जाता, कि एक रियल लोकेशन पे जहां हम शूट कर रहे हैं, मान लीजिए वो आज का दिन है, और उस लोकेशन पर जहां एक गुफा में घुसे, वो हमने बॉम्बे में सेट क्रिएट किया था, जहां हम 2-2.5 महीने बाद शूट कर रहे हैं, तो वहां घुस रहे हैं. लेकिन आपको एक साथ पूरा देखते हुए, परफॉर्मेंस वाइज, या 2-2.5 महीने में आपके बाल, दाढ़ी, आपकी बॉडी, 10 चीजें चेंज हो जाती हैं. लेकिन वही मजा है कि एक ही सीन में आपको एक्सटीरियर शॉट से इंटीरियर शॉट में 2-2.5 महीने का फर्क है शूट करने का, लेकिन आपको लगता है कि ये अभी हुआ है. कि आपने जब ये साइन किया तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, बिग बजट प्रोजेक्ट, लेकिन आपकी उस वक्त ये एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग इतना पसंद करेंगे जितना कि रिस्पॉन्स आ रहा है इस वक्त? मैं देख रही हूँ इंडिया में रेटिंग पे सबसे आगे है द मेहता बॉयज, सबके मुकाबले में सबसे ज्यादा रेटिंग जो है द सीक्रेट्स ऑफ द शैलेदार्स की है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टीम अच्छी इंटेंशन से ही बनाती है. हर कोई चाहता है कि उनके काम को सराहा जाए. मतलब कोई भी ये सोच के नहीं बनाता कि हम लोग चलो एवरेज बना देते हैं. तो वही इंटेंट हमारा भी था. बट हमारे डायरेक्टर जो हैं, इससे पहले भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट उनका आया था मुंजिया, which was also a very big hit in our country and across the world, वो भी अपने आप में एक नायाब, एक न्यू कॉन्सेप्ट था. तो we were aware कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं. ये बहुत टाइम बाद हो रहा है. ट्रेजर हंट बहुत ही लव्ड स्पेस है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी स्पेस है. इसीलिए खासकर इंडिया में कई सालों से, अगर आप जाएं, आखिरी वेब सीरीज या फिल्म ट्रेजर हंट के जॉनर पर कब बनी थी, आप शायद ही कोई ढूंढ पाए. सो वी वर अवेयर दैट आपको याद नहीं आएगा, मतलब कोई जहन में आने वाला नाम वो है जो नहीं. खुलजा सिम सिम वाला, आई थिंक कुछ 70s या 60s की कोई पुरानी मूवी है जिसमें, हाँ, मतलब है ना, वो है वो. हाँ, करेक्ट. तो कितने दशक बीत चुके हैं, कुछ ऐसा आए. तो वी वर ऑल अवेयर दैट वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, and all it needed was
कन्विक्शन एंड सरेंडर, वो हम लोगों ने सोचा था। बिकॉज आप हम लोग वी लाइक इंडियाना जोन्स, वी लाइक हैरी पॉटर, वी लाइक डिज्नी, मार्वल, यू नो, ऑल दीज फैंटेसी वर्ल्ड, यू नो, एक फैंटेसी अपने आप में यॉनर है। लेकिन वो क्यों कामयाब है? बिकॉज वो एक कन्विक्शन से बनाया जाता है, यू नो। तो आई थिंक एज अ टीम वो कन्विक्शन बहुत जरूरी था हमारे लिए, यार हम ये बना रहे हैं एंड वी बिलीव इन इट, यू नो, वी बिलीव इन इट एंड वील डू इट लाइक दैट। तो एक उम्मीद थी कि यार हम लोग बहुत दिल से ये प्रोजेक्ट में हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो ये लोगों के दिल तक पहुंचेगा जरूर, ये उम्मीद जरूर थी। लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और नंबर 1 पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, यू नो, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी, और बिना किसी शोर शराबे के या एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने के बावजूद, बगैर ज्यादा एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने के बावजूद, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, कंटेंट के दम पर ये शो इतना देखा जाएगा, इतना सराहा जाएगा, ये नहीं सोचा था ऑनेस्टली। अच्छा, एक और क्रेडिट मैं देना चाहूंगी इस सीरीज को, वो ये कि ये ऐसी सीरीज है जिसको पूरी फैमिली बैठ के साथ में एंजॉय कर सकती है। मतलब किसी तरह का कोई वल्गैरिटी नहीं थी, बिल्कुल प्रॉपरली। और ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। मतलब आजकल के दौर में जब आप देखोगे हर किसी अपनी चीज को एक वो वहां तक पहुंचाने तक, आपके इस सीरीज में मतलब कंटेंट इतना स्ट्रांग था कि वो पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय कर सकती है। बच्चा भी देख सकता है, पेरेंट्स भी साथ में देख सकते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। रियली मीन्स अ लॉट, बिकॉज इंटेंशन ही वही थी कि ये एक टॉपिक ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है जो हम चाहते हैं कि सभी एज ग्रुप तक पहुंचे। और ये कोई एज स्पेसिफिक टॉपिक है नहीं, यू नो। एक 10 साल का बच्चा भी उतना ही क्यूरियस हो सकता है इन चीजों को लेकर जितने कि एक 80 साल के इंसान हो सकते हैं। तो आइडिया वही था कि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, वो एक फीलिंग को टच किया जाए, और वो तभी हो सकती है जब आप उसे यूनिवर्सल रखें, इवन व्हेन यू आर मेकिंग इट। सो थैंक्स टू द राइटर्स, द अमेजिंग राइटिंग टीम जिनका ये कॉन्सेप्ट था, और वी वर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। जैसे अब जेनजी भाषा में तो कई शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन खास तौर पर ध्यान रख के हमने किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जो कहीं भी कोई एक भी शिकंज किसी के चेहरे पर आए। तो ये हमारी एक मतलब इट वाज अ कॉन्शियस थॉट, और वो ट्रांसलेट हो पाया, तब्दील हो पाया। आप उसके बारे में कह रही हैं, दैट रियली मीन्स अ लॉट फॉर द एंटायर टीम। क्योंकि यू आर राइट, आजकल हर शो आप पूरे फैमिली के साथ डिनर टेबल पे बैठ के नहीं देख सकते। किसी ना किसी डायलॉग या विजुअल पर आपको थोड़ी सी शर्म आ जाती है या उठ के जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जब लोगों ने बोला ना कि हमने सबने साथ बैठ के देखा, अब बताइए इससे बड़ी चीज और क्या होगी? ये शो से भी बड़ी बात है कि 3 घंटे के लिए अगर कोई ऐसी चीज पूरी फैमिली को एक साथ बिठा सकती है, यू नो, उसमें दादाजी भी बैठे हैं, पापा मम्मी भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर कुछ देख सकता है, इससे अच्छी फीलिंग क्या है? और वो देखने के बाद उसके बारे में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, डिनर टेबल पर उसके बारे में बात कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। आई थिंक असल खूबसूरती आर्ट की या किसी भी चीज की यही आती है जब लोग उसके बारे में बात करें। वरना तो हम कितनी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कितनी चीजें हमें छू पाती हैं दिल को, और कितनी चीजों के बारे में हम सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक कोई ना कोई थॉट चलता रहता है और उसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं। मुझे कई लोगों ने ये बोला कि कई मौकों पर कुछ ध्यान आता है तो हम लोग आपस में बात करते हैं, अरे वो ऐसा था, वो याद है, या कुछ ढूंढ लिया। तो ये छाप छोड़ पाना, यू नो, किसी के भी जहन पर, आई थिंक बहुत बड़ी जीत है एज ए टीम। बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में अभी मैं अगेन बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आप सब लोग जान पाएंगे। बट कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नए स्पेस में, बहुत ही नए रूप में आपको देखने को मिलूंगा मैं बहुत जल्द, वेरी सून। तो बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन टच रहिएगा, और आपका जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट आता है तो जब भी हमें टाइम दीजिएगा हम देखेंगे, और फिर उसके बाद आपसे इसी तरह से बैठ के बातचीत करेंगे। तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को सबको बहुत अच्छा लगेगा।
नहीं नहीं, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड जैसे कि आपने एक बात की, आई गो बैक टू व्हाट यू सेड कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी स्टारडम इसी को कहते हैं कि किसी एक चेहरे के थ्रू या किसी एक बड़े नाम की वजह से लोग एक प्रोजेक्ट देखते हैं और फिर उसके साथ जुड़े हुए और कई चीजों के बारे में वो जान पाते हैं। तो आई थिंक इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इम्पोर्टेंट लोगों को कास्ट किया जाता है ताकि एटलीस्ट उनकी ऑडियंस तक या उनकी वजह से बड़ी ऑडियंस तक वो चीज पहुंचे। तो एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू पीपल लाइक यू जिन्होंने ना सिर्फ सीरीज को इतने दिल से देखा, उसे पसंद किया और उसके बारे में इतना सोचा और हमसे बात करने का आपने एफर्ट किया, टाइम निकाला। वी आर इक्वली ग्रेटफुल फॉर यू एंड द एंटायर टीम। आपका जो रेडियो स्टेशन है, सबको मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू बोलिएगा, बिकॉज अक्रॉस बॉर्डर्स हम लोग आर्ट के थ्रू कनेक्ट हो पाए। आई थिंक इससे खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच गौरव। जाते जाते बस हमारे जितने लिसनर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज अच्छा सा। दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपने जितने दिल से ये दुआ दी है, बहुत जल्दी आपको हम दोनों साथ में भी स्क्रीन पर दिखें और अलग अलग किरदारों में भी दिखें। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए भी कोई नहीं होगी। और दूसरी बात बस ये बोलूंगा कि जितना प्यार किसी भी आर्टिस्ट को, मतलब सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो नहीं, कोई भी आर्टिस्ट, मतलब मेरे लिए आप भी आर्टिस्ट हैं और आपने इतनी खूबसूरती से इस बातचीत को जो शेप दी उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हर हर आर्टिस्ट को लोग जो है प्यार दें, उन्हें जज ना करें। किसी भी चीज को बहुत आसान होता है अच्छा या बुरा बोल देना, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट बहुत मेहनत से, बहुत दिल से बनाई जाती है। तो मैं बस यही चाहूंगा कि सब लोग उस आर्टिस्ट को, उस आर्ट को रिस्पेक्ट दें, जज कम से कम करें, अच्छी चीजें ज्यादा देखें और सबको प्यार करें। बस थैंक यू सो मच गौरव। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द बात होगी और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बाय बाय। आप भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर।